बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। मैं आबिद हुसैन हूँ और आज ऑनलाइन क्लास का ये पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको फ़र्स्ट ईयर ए और फर्स्ट ईयर बी में थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस है। फ़र्स्ट ईयर ए जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स ऑलरेडी कर चुकी हैं, मुकम्मल कर चुकी हैं। उन्होंने सॉलिड पोर्शन शुरू करना था, लेकिन फ़र्स्ट ईयर बी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ पोर्शन और लिक्विड क्रिस्टल ये हम इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लासेस अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और जल्दी से हम लोग आएंगे तो हम लोग दोबारा से वो फर्स्ट ईयर बी को मैं ये करवा दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो फर्स्ट ईयर ए के साथ हम थोड़ा सा लेक्चर कंबाइन कर लेंगे। वो पिछली से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज फर्स्ट ईयर ए और बी का एक कॉमन लेक्चर वो होगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और अपनी फ़िक्स पोजीशन पे होते हैं। रेगुलर अरे मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। और उनकी जो तरतीब होती है वो बड़ी ख़ास होती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं। और जब ये क्लोज टू ईच अदर होंगे तो फिर तीसरे नंबर पे इनमें क्लोज टू ईच अदर होने की वजह से इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब सॉलिड बड़े रिजिड होते हैं। नंबर 2 वो ख़ास शेप रखते हैं। नंबर 3 स्पेसिफाइड वॉल्यूम रखते हैं। तो ये सारी बातें इनकी प्रॉपर्टीज़ भला किस वजह से होती हैं? इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर आप अपनी बुक में देखें तो लिखा होगा कि सॉलिड्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो बड़े रिजिड, हार्ड और डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वही जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वही आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्टिकल्स की मैंने अगर बात की है ना, तो ये पार्टिकल्स में भी सॉलिड फॉर्मिंग पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी तरह के ये हो सकते हैं। यानी ये सॉलिड जितने भी हैं इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। आइए अब हम इन सॉलिड पार्टिकल्स की टाइप्स को देखें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। आइए पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लें। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं और इस अरेंजमेंट की वजह से उनकी एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी हो सकती है? मसलन आपके पास कोई क्यूबिक शेप है कमरे की तरह की, इस तरह की शेप भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर शेप मतलब टेट्रागोनल शेप भी हो सकती है, जैसे मीथेन में होता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ एटम कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपके पास? इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो
ख़ास क्यूबिक शेप रखती है इसी तरह की, जैसे ये मैंने बनाई है। तो और भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं जो टेट्रागोनल भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं। हेक्सागोनल से मुराद 6 कोनों वाले, टेट्रागोनल से मुराद 4 कोनों वाले। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ को गौर से ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अब दूसरे सॉलिड की तरफ देखें, लेकिन दूसरे सॉलिड की डिटेल, एमॉर्फस सॉलिड की डिटेल से पहले आपको ये बात बता दूं कि जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार वकूअ पजीर होने वाली, बार बार वकूअ पजीर होने वाली शेप होती हैं। यानी ये क्यूब सिर्फ एक ही क्यूब नहीं बनती, इस तरह की सैकड़ों क्यूब्स बनती हैं, फिर जाकर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने सिर्फ यहीं तक ही डिस्कस करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो ख़ास डेफिनेट अरेंजमेंट रखते हैं, और उस डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से वो एक ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं। और वो ज्योमेट्रिकल शेप किस तरह की हो सकती है? कमरे की तरह क्यूबिक भी हो सकती है, या टेट्राहीड्रल भी हो सकती है, टेट्रागोनल भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है। इन शेप को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस भी करते जाएंगे। आइए अब हम लोग दूसरी सॉलिड की टाइप को देखो, तो इसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और एज यू नो चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक, और चैप्टर है 5 या 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक, आपने उसमें इसको डिस्कस किया हुआ है कि 2 तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब आपको बताया गया था कि ये शेपलेस होते हैं। क्या होते हैं? शेपलेस होते हैं। शेप का मतलब इनकी कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है, और इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज में आकर, फर्ज करें कोई इसके अगर आप एग्जांपल लें तो आपके पास ग्लास इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, इसके अलावा प्लास्टिक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप देखें तो ये किसी एक टेम्परेचर पे पिघलते नहीं हैं। क्यों नहीं पिघलते? किसी ख़ास टेम्परेचर पे, किसी ख़ास टेम्परेचर पे, बल्कि वो एक टेम्परेचर की रेंज में, फॉर एग्जांपल 120 to 150 के दरमियान पिघल सकते हैं, या किसी भी टेम्परेचर की रेंज में ये क्या हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 120 और 150 हो, किसी भी टेम्परेचर की रेंज में ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये पिघलते हैं। इसलिए इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये बेशक्ल होते हैं, इनकी कोई ख़ास शक्ल भी नहीं होती। हाँ, इनका वॉल्यूम बड़ा डेफिनेट होता है, और वॉल्यूम डेफिनेट होने की वजह से हम लोग इनको सॉलिड की कैटेगरी में लेके आते हैं, लेकिन इसकी बेशक्ल होने की वजह से हम इनको एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, एक दो हैं, एक दो चार आपकी बुक में और भी लिखी हुई हैं, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लू है, और बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो एमॉर्फस भी हो सकते हैं। और एक बात और ज़हन में रख लीजिएगा, एमॉर्फस सॉलिड्स को बनाया भी जा सकता है। कैसे बनाया जाता है? हम अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघला दें, यानी उसको मेल्ट कर दें, और मेल्ट करने के बाद उसे बड़ा रैपिडली क्या करें? रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। इसे अगर आप कूल करेंगे तो कूलिंग के दौरान, रैपिड कूलिंग के दौरान एटम की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं हो सकेगी। जब कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं हो सकेगी तो इनकी कोई शेप भी प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो इसी वजह से आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके उसको तेज़ी से कूल करने के बाद हम लोग उनकी जो है शक्ल को बिगाड़ सकते हैं, और वो सॉलिड कौन से बन सकते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स बन सकते हैं, ठीक है।
तो एक तो मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम बात है एमॉर्फस सॉलिड्स में। एमॉर्फस सॉलिड में सबसे अहम बात जो यहाँ पे हम करेंगे वो ये करेंगे कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनमें एक स्पेसिफाई एरिया ऐसा होता है, ये फर्ज करें पूरा एमॉर्फस सॉलिड है जिसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफाई एरिया ऐसा हो सकता है जिसमें इसकी ख़ास अरेंजमेंट होती है, ख़ास तरतीब होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, और इस ख़ास तरतीब वाले इस रीजन को, इस इलाके को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइट्स की अगर आप बात करें तो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन होता है ये आपका क्या होता है? क्रिस्टलाइट पोर्शन होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके जो प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई हैं आपकी बुक में, वो प्रॉपर्टीज़ ये लिखी हुई हैं कि ये कोई बाकायदा शेप नहीं रखते, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता, ये किसी ख़ास टेम्परेचर पे कभी नहीं पिघलते, ये एक टेम्परेचर की रेंज के दौरान पिघलते हैं और हम लोग एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज में। फिर वही बात आ गई, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि हम इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दे डोंट हैव एनी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुकाबले में एमॉर्फस सॉलिड्स की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डिस्कस करें। 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। एक मिनट बंद कर। आइए अब हम लोग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें। तो इन प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टी है ये डेफिनेट शेप रखते हैं। क्या रखते हैं? डेफिनेट शेप रखते हैं। ठीक है, और वो भी कौन सी? ज्योमेट्रिकल। अब ये ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो सकती है? आपने ज्योमेट्रिकल में बहुत सारी शेप्स पढ़ी होंगी, क्यूबिक, रेक्टेंगुलर, ठीक है, और हेक्सागोनल, आपने बहुत सारी शेप्स को डिस्कस किया होगा, लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्यूबिक है और हेक्सागोनल है, इसके अलावा टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, बहुत सारी ऐसी शेप हैं। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जब हम क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इन ज्योमेट्रिकल शेप को बाकायदा से पूरे एक टॉपिक के तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो बेसिकली किस वजह से होती है? ख़ास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से होती है। एटम एक ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं, और जब एक ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं तो वो एक रेगुलर क्यूबिक या रेगुलर हेक्सागोनल या रेगुलर टेट्रागोनल शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये पहले इनकी प्रॉपर्टी थी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि ख़ास डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वो भी डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक ख़ास तरतीब से जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और शेप जो होती है कि ये जो शेप्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं, 3D शेप्स होती हैं। 3D शेप मतलब वो तीनों शेप एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं। ठीक है, आप जितनी भी शेप यहाँ पे बुक में बनी हुई देखेंगे वो तो आपको 3D पिक्चर्स की सूरत में मिलेंगी, लेकिन जब आपको ड्रॉ करने लगेंगे तो आपको 2D पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, और इस 2D पिक्चर्स को आपने कोशिश करना है कि 3D का एक टच देते हुए आपने इसको बनाने की कोशिश करनी है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये शेप्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है,
इसके अलावा एक और भी बड़ी अहम बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका अगर छोटे से छोटा पीस भी लें तो उसकी शेप भी वही होगी जो एक बड़े पीस की होगी। मीन टू से दैट कि इनकी जो डेफिनेट अरेंजमेंट है एक बड़े मॉलिक्यूल से लेकर एक बड़े साइज़ के क्रिस्टल से लेकर छोटे साइज़ के क्रिस्टल में भी शेप क्या रहती है, सेम रहती है। इवन आप इसे पाउडर्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे तो देन ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है फ्रॉम लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्क करें 801 डिग्री सी पे सोडियम क्लोराइड अगर मेल्ट होना शुरू होता है ना तो ये 801 डिग्री सी पे ही ये क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, जब ये 801 डिग्री सी पे ये मेल्ट होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। और याद रखना जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी हम पहचान, आइडेंटिफिकेशन भी इसी मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप इनके आइडेंटिफिकेशन भी इस मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ शार्प। और वो जो शार्पनेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है वो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान के लिए बहुत अहम होती है। चलें, आज के लिए बस इतनी ये दो प्रॉपर्टीज़ ही रख लें। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स को आपने बताया कि ये इनमें एटम की अरेंजमेंट होती है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं। ख़ास तरतीब से जुड़े होने के बाद सॉलिड्स के हवाले से आपने ये पढ़ा कि ये मतलब इनमें कोहेसिव फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सॉलिड में एटम की जो रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडम मूवमेंट जो है एटम की, मॉलिक्यूल की या आयन की, वो नहीं हो सकती। उसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया जिसमें दो तरह के सॉलिड्स आपने डिस्कस किए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने कहा कि इनमें एटम्स एक ख़ास अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल शेप के साथ बने होते हैं और ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है बार बार वकूअ पज़ीर होती है, यानी रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार वकूअ पज़ीर होना। उसके अलावा मैंने आपको एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताया। एमॉर्फस मतलब शेपलेस, ये आप लोग चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इसकी 2-3 एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैंने भी आपको बता दी कि ये ग्लास होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं और रबर्स भी हो सकते हैं और ये किसी ख़ास टेम्परेचर पर पिघलते नहीं हैं, ये एक टेम्परेचर की रेंज में पिघलते हैं। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड से हम एमॉर्फस सॉलिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उनको रैपिडली कूल करते हैं। जब वो रैपिडली कूल होते हैं तो एटम उस ख़ास तरतीब से नहीं जुड़ पाते जिस तरतीब से वो पहले जुड़े होते हैं, इसलिए फिर उनकी कोई शेप नहीं बन सकती। तो फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में। और उसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड में एक छोटा सा इलाका होता है जिसमें एटम्स की ख़ास अरेंजमेंट होती है। उस छोटे से इलाके को हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट। और इस क्रिस्टलाइट वो एक छोटा सा पोर्शन होता है पूरे सॉलिड में से जिसमें एटम की ख़ास तरतीब होती है। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और इन प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि इनकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है और ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दी, क्यूबिक, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और भी बहुत सारी होती हैं और इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। और वो मेल्टिंग पॉइंट
जो है वो एक शार्प भी होता है, फिक्स भी होता है फॉर स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और हम किसी भी सॉलिड की पहचान कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड शार्पली 801 डिग्री सी पे मेल्ट होना शुरू होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। और ये जब आपके पास अगर दो कंपाउंड दिए हों, कोई भी सॉलिड की शक्ल में दिए हों, तो अगर आप उनको पहचान करना हो कि ये सोडियम क्लोराइड है या ये कोई और है, तो आप लोग इनको मेल्ट करेंगे। अगर वो जो कंपाउंड 801 डिग्री सी पे मेल्ट होगा, आप ये कहेंगे कि वो स्पेसिफिकली क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको लर्न आउट करना है। अगर कोई मसला हो तो ग्रुप में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।